बेमिसाल और बाजार भी आज कर रहा है मालामाल। अच्छे ग्लोबल क्यूज के चलते बाजार में आज है जबरदस्त रौनक। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर आज आपको लाल निशान दिखेगा। आज है महानवमी, कल है दशहरा और इस शुभ मौके पर आज ईटीन और स्वदेश का जन्मदिन है और बाजार इसको सेलिब्रेट कर रहा अपने अंदाज में चौतरफा हरियाली के साथ। आज मंदी के खिलाड़ियों का दिन बिल्कुल नहीं है, तेजी हर तरफ आपको दिखेगी। सिर्फ 2 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जहां पर आज कमजोरी है और कमजोरी भी सिर्फ आधे % की है। इसके अलावा अच्छे आंकड़े आए Q2 के, अब जो अपडेट्स आ रहे हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों की तरफ से, तो शेयरों में रौनक है। इंडसइंड बैंक देखिए 5% ऊपर है। अडानी पोर्ट्स में हालांकि हमने देखी थी कि कमजोरी थी कल अडानी के शेयर्स में, आज थोड़ी रिकवरी वहां से आ रही है और अडानी एंटरप्राइजेस भी है 3% ऊपर। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, एल&टी, ये तमाम ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं जो बाजार को आज स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे हैं। आप आज निफ्टी बैंक में भी करीब करीब देखिए 1000 अंकों के आसपास की बढ़त है। ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको हम गाइड करेंगे। नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब। थोड़ा सा वक्त आज कम रहेगा लेकिन कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा सवालों को हम शो में शामिल करें। हमारा फोन नंबर है 9167329108। इस पर आप फोन करके, SMS करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी क्वेरीज हम तक आप पहुंचा सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के विवेक करवा और 5 पैसा के रुचित जैन। विवेक और रुचित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटीन और स्वदेश पर। रुचित, पहला सवाल आपसे, कल की कमजोरी और आज स्ट्रॉन्ग रिकवरी, जिस तरह से ग्लोबल क्यूज थे, अमेरिका से जिस तरह से क्यूज थे, एशियाई बाजारों से जो क्यूज थे, उसको फॉलो किया भारतीय बाजारों ने और सुबह के जो गेन्स है उसको बाजार ने और कंसोलिडेट किया है और अब इस वक्त निफ्टी है 350 अंक ऊपर। दिन भर की रेंज क्या देख रहे हैं रुचित, और एक ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे आज? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। अभिषेक जी, सबसे पहले तो ईटी नाउ को जो 1 वर्ष पूरा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और फ्रेंकली ये चैनल के माध्यम से जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हुआ है, सर्टेनली ये काफ़ी अच्छी बात है। और आई थिंक आगे भी ये वर्क ऐसे ही और अच्छे से कंटिन्यू रहेगा, ऐसी शुभकामनाएं मेरी है। मार्केट का सवाल है तो डेफिनेटली मार्केट्स हमारा ग्लोबल मार्केट्स को ज़्यादा फॉलो कर रहा है। जब भी ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन आ रहा है तो हमारे यहाँ पे भी मंदी हो रही है और वहाँ पे जब पुल बैक मूव्स आते हैं तो मार्केट्स में मोमेंटम यहाँ पे टर्न हो जाता है। तो कल की मूव के बाद आज जो गैप अप हुआ है, तो गैप अप के बाद फिलहाल मोमेंटम पॉजिटिव सस्टेन हो रहा है। इसका मतलब जो शॉर्ट्स है मे बी वो शॉर्ट सिस्टम से थोड़े कवर हो रहे हैं और एज ऑफ नाउ इसको रिवर्सल के तौर से नहीं देखना चाहिए कि मार्केट्स बॉटम हो गया और यहाँ पे मेजर बड़ी तेजी की शुरुआत आई है। बट येस, एक डिसेंट पुल बैक मूव आप जो पिछला करेक्शन है उसको रिट्रेस करते हुए मार्केट को अभी देखेंगे। जो 17,300 17,350 ये रेंज तक ये पुल बैक मूव एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर आज के लिए ट्रेडर्स है तो इंट्राडे के लिए बायसनेस पॉजिटिव रखिए। काफी सारे पॉकेट्स है जहाँ पे आईटी जैसे स्पेस जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस था, वहां पे आपको एक पुल बैक मूव नजर आएगा। बट पोजिशनली आई थिंक मार्केट्स अभी तक मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मार्केट्स बॉटम हो गया और हम फिर से कोई वॉलेटिलिटी नहीं देखेंगे, बट वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगा। बट विद इन द वॉलेटिलिटी आपको दोनों तरफा मूव्स आगे चल के देखने मिलेंगे। ठीक है, बाजार को लेकर ये भी फटाफट आपके सवाल शामिल करेंगे। दिल्ली से पंकज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पंकज जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर। सर क्रिस्टल का मेरा 100 शेयर है 3200 की बाइंग रेट पे और मेरा 1 मंथ का टाइम व्यू है, तो क्या करना चाहिए सर? ठीक है, रुचित से जवाब लेना पड़ेगा। 3200 की खरीद है, 3234 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। रुचित, क्रिसिल हमने देखा काफी उठापटक के शेयर में रही है, हालांकि एक डिसेंट परफॉर्मर हम कहेंगे क्रिसिल को, लेकिन हाल फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर हमने देखा है। यहां से 1 महीने का अगर किसी को अगर व्यू रखना हो तो आपकी क्या सलाह होगी? फिलहाल मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। प्राइमरली अगर टेक्निकली अगर मैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखता हूँ तो जब भी स्टॉक पे करेक्शन आ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो मेजर करेक्शंस हमने मार्केट में पिछले 6 महीने में देखे, तो भी ये स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, जो काफी पॉजिटिव साइंस है। और वो 200 EM में फिलहाल आ रहा है 3050 के आसपास। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है और आपको 1 महीने में ऐसे कोई पुल बैक मूव आता है तो 3450 से 3500 तक की रेंज आपको मिल सकती है, जहां पे आप फिर एग्जिट करने को एक बार सोच सकते हैं। तो करंटली स्टॉक में बने रहे आप अपनी पोजीशंस पे, 3050 के नीचे स्टॉप लॉस रखें 3500 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 3500 तक के टारगेट्स आप 1 महीने में उम्मीद कर सकते हैं क्रिसिल के शेयर में। दिल्ली से प्रखर ने किया हमें व्हाट्सएप, इनके पास है रूट मोबाइल की 52 शेयर 1580 रुपए के भाव पर। विवेक, आपसे जवाब चाहेंगे। रूट मोबाइल 1580 खरीद है, 1400 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, क्या व्यू होगा आपका? पहले तो ईटी नाउ को फर्स्ट बर्थडे की हार्दिक बधाई।
शुक्रिया और शुक्रिया विवेक जी। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग कॉल करके बोलते हैं कि सर आप लोगों का शो देखे हम लोग और हमको अच्छा मुनाफा हुआ। तो मतलब एक साल का बेबी इतना प्रॉफिट करके सबको दे रहा है। सर आप तो लोगों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जी। तो देखिए, रूट मोबाइल ओवरऑल कंपनी बढ़िया है। अभी मतलब अगर शॉर्ट टर्म में देखो तो थोड़ा सा वैल्यूएशन मुझे स्ट्रेच लग रहा है, लेकिन जितना भी 5G में स्पेस में हो रहा है और ये पर्टिकुलरली आईटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर में है ये, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा अवधि आपकी अगर बढ़ा दो, मतलब 6 महीने से लेके अगर एक साल की अवधि करो, तो इसमें आपको 1500 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा है, लेकिन हाँ, मार्केट अगर रिकवरी होता है तो 1500 तक ये जा सकता है। कंपनी में डेट कम है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी जो बोलते हैं हम लोग ट्रैक करते हैं वो काफी हाई है। और अगर आप लॉन्गर टर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी देखो तो करीबन इसका 32 से लेके 35% तक चलते रहता है। तो ओवरऑल ठीक कंपनी है, फंडामेंटली अच्छा काउंटर है। थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए लीजिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए। थोड़ा सा अवधि नजरिया जो है लंबी अवधि का रखना होगा। रूट मोबाइल में 1500 रुपये से ऊपर के टारगेट्स इसमें आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा से सुनील वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार सर। जी। सर मैंने आरबीएल के शेयर लिए थे 320 के हिसाब से। 320 पर? हाँ, और 1.5-2 साल हो गए हैं, अब मैं घाटे में बेचता जा रहा हूँ। 25-30 मेरे पास पड़े हैं, अभी क्या करूँ इनका। ठीक है, 113 रुपये के आसपास ये शेयर है। 75 रुपये से हालांकि रिकवर होकर आरबीएल बैंक 114 रुपये का भाव दिख रहा है, लेकिन 300 की खरीद है। विवेक, 300 रुपये वाला भाव तो शायद बहुत ही मुश्किल होगा, और अगर आएगा भी तो बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आरबीएल बैंक बहुत सारे स्टॉक्स ये घाटे में बेच चुके हैं अपने बाइंग प्राइस से नीचे के भाव पर, और कुछ शेयर बचे हैं, 25 शेयर हैं। क्या आप सलाह देंगे, क्या बड़े जो बैंक हैं जहां पर अब ग्रोथ दिख रही है, स्पेशली जो फ्रंटलाइन है, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीसी बैंक हो, वहां पर स्विच कर लें? देखिए, अगर आप यहाँ पे स्विच करते हो तो मतलब और भी लंबा समय लगेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक यहाँ से डबल होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है शॉर्ट पीरियड में। लेकिन आरबीएल हो सकता है क्या? देखिए, आरबीएल में फंडामेंटली काफी डाउट्स थे इन्वेस्टर्स को, मार्केट को, और इसके कारण काफी बड़ा करेक्शन आया था स्टॉक में। जब 80 रुपए आया था तब इनफैक्ट आपके शो पे भी मैंने बाई रिकमेंडेशन दिया था। उसके बाद में स्टॉक में वो जो डर लग रहा था ना कि एक बड़ा लिक्विडेटर आके बोर्ड में बैठा है, ये सारे डर जैसे जैसे हल्के हुए, स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी आई है। तो 320 तो आना देखिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप अगर थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हो तो अभी आपके स्टॉक को होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि फंडामेंटली यहाँ पे आज के दिन मतलब सारे सारे नेगेटिव्स को अगर मैं हटा दूं तो स्टॉक आपको करीबन 200 प्लस देना चाहिए। तो उस वक्त हम लोग वापस चर्चा कर सकते हैं कि फंडामेंटली वैसे के वैसे ऑन ट्रैक है कंपनी या नहीं। लेकिन अभी फिलहाल इन वैल्यूएशंस में बेचने की राह नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे चीप लग रहा है। बाई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना चल चुका है आज, और थोड़ा बहुत करेक्शन में अगर हो सकता है 100 रुपए वापस आए, लेकिन हाँ, होल्ड पक्का रहेगा। 200 के ऊपर जब जाएगा तब वापस बात करेंगे। ठीक है, वैसे भी ज़्यादा कुछ खोने को इसमें है नहीं। आरबीएल बैंक में ऑलरेडी 300 की खरीद है, 115 रुपये के आसपास से शेयर है, तो आप 25 स्टॉक बच गए हैं। आप चाहें तो एडवाइस ये फॉलो कीजिए, 200 रुपये के ऊपर जाने के बाद कोई इसकी आप समीक्षा कीजिएगा। अकोला से पंकज हमारे साथ अब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पंकज गुड मॉर्निंग, कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पंकज है, मैं अकोला महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। जी पंकज बताइए। मेरे पास 2 कंपनी के शेयर है सर, एक टाटा स्टील के 350 और एक IRFC के 1000 शेयर सर। IRFC आपकी किस भाव की है? और 24 से लिया सर मैंने, 24 से। 24 रुपए की खरीद है IRFC की, और टाटा स्टील आपकी खरीद है 110 रुपए की। 110 रुपए की, हाँ सर। ठीक है, टाटा स्टील में तो आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तेज़ी स्टॉक में है। हालांकि पिछले दिनों थोड़ा प्रेशर आया था टाटा मेटल स्पेस में, ऑटो स्पेस में, थोड़ा सा जब ग्लोबल टेंशन थोड़ी गहराई थी। आज थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि रिकवरी है, 100 रुपये के भाव पर ये ट्रेड कर रहा है। रुचित आप बताइए, टाटा स्टील, इसके स्ट्रक्चर आपको कैसे लग रहे हैं? थोड़े अगर मिड टू लॉन्ग टाइम फ्रेम अगर रख सकते हैं स्टॉक को तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। आई थिंक वंस ये मेटल्स के जो डाउन साइकिल है वो अगर खत्म होते हैं
तो उसके बाद आपको फिर से एक मोमेंटम टाटा स्टील में पॉजिटिव साइड में नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में आप बड़े गेन्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेटल्स के स्टॉक्स या मेटल्स के प्राइसेस जो है वो मोर डॉलर इंडेक्स के ऑपोजिट रिफ्लेक्शन होते हैं। और क्योंकि डॉलर इंडेक्स में रिसेंटली इतनी बड़ी तेजी देखी गई है, तो मेटल्स कहीं ना कहीं रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस नियर टर्म में कंटिन्यू रख सकता है, जब तक हमको डॉलर इंडेक्स में रिवर्सल्स के संकेत नहीं मिलते तब तक। तो शॉर्ट टर्म में बड़े अप मूव्स रहेगी, लेकिन यस नो मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो स्टॉक में डेफिनेटली बने रहे। यहाँ पे आई थिंक डाउन साइड काफी लिमिटेड रहेगा और 90 से 95 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट बेस्ड स्टॉक बना सकता है। ठीक है, टाटा स्टील पर ये व्यू, लेकिन विवेक आपसी व्यू चाहेंगे आईआरएफसी पर। हालांकि ये देखा जाए तो ज़्यादातर उनका जो बिजनेस है वो रेलवे से ही आता है, कह सकते हैं कि उनकी फाइनेंसिंग में मोनोपोली है आईआरएफसी की, लेकिन स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड रहा है। तमाम उथल पुथल या फिर बड़े उतार चढ़ाव के बीच में भी बिल्कुल एक सीमित दायरे में ट्रीट किया है। आईआरएफसी आपको लगता है कि अभी भी इसमें बने रहना चाहिए पंकज को? देखिए, आईआरएफसी उनके लिए है जो चाहते हैं कि मुझे एफडी से थोड़ा सा बेटर रिटर्न मिल जाए, डिविडेंड यील्ड अच्छा मेरा अच्छा खासा मिल जाए। तो प्रॉब्लम क्या है, आईआरएफसी कंपनी शानदार है, वैल्यूएशन चीप लगता है, लेकिन जैसे आपने कहा इसका एक ही कस्टमर है, वो इंडियन रेलवेज। तो यहाँ पे न एक्सपेंशन की कोई गुंजाइश है और न ऐसे कभी ऐसे होने वाला है कि इसमें कोई बहुत बड़ा अनलॉकिंग हो या फिर शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिले। हाँ, आपको डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा मिलता रहेगा। अगर वैसा आपका इंटेंशन है मार्केट में रहने का, तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में आप एफडी के लिए नहीं आते हो, एफडी रिटर्न्स के लिए नहीं आते हो, उससे बेटर रिटर्न्स के लिए आते हो। तो परफेक्ट। अगर अगर आपका मतलब आपको बेटर रिटर्न्स चाहिए तो आईआरएफसी के बदले बहुत बढ़िया बढ़िया काउंटर्स अवेलेबल है, उनको लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आपको 12 से 15 सीएजीआर अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स है। इसमें आपको 6-7% यील्ड मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। ठीक है, जाहिर सी बात है कि बाजार में जो आते हैं वो बड़े रिटर्न्स के लिए आते हैं, एफटी के रिटर्न से तो काम नहीं चलेगा। और आईआरएफसी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर लगता नहीं कि इसमें कोई बड़े आउट परफॉर्मेंस आने की हाल फिलहाल संभावना है। खैर, आगे बढ़ेंगे। ओडिशा से अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मेरा जी। ये सवाल था, जैसे आज की डेट में पेट्रोल 100 रुपया है और डॉलर का क्रूड का रेट $85 के आसपास है, जी तो बीपीसीएल ओएमसी सब में अंडर रिकवरी हो रही है बोल के ये शेयर उठ नहीं रहे हैं। जी तो अगर सर 100 रुपया का पेट्रोल होता है तो कितना रेट होना चाहिए क्रूड का, तब जाके ओएमसी को फायदा होगा? 85 से और कितना नीचे आना चाहिए क्रूड? मेरे पास बीपीसीएल के 1000 शेयर हैं 375 पे। 375 की खरीद है बीपीसीएल। बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन है। विवेक, आपसे जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, सरकार का अपना मैकेनिज्म होता है ये सारी प्राइसिंग करने का। कहने को तो अनरेगुलेटेड है, फिर भी कहीं ना कहीं सरकार का उस पर कहीं ना कहीं दखल होता है थोड़ा सा। बीपीसीएल, अब लोगों की नज़रें हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर कि वहाँ से क्या बड़े अपडेट्स आते हैं। इस बीच इनकी खरीद जो है 375 की है, 312 पर शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी? बीसीएल मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ये जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे तब फ्री मार्केट क्या बोलते हैं मार्केट रेगुलेटेड मैकेनिज्म लेके आए थे कि क्रूड से आपका पेट्रोल और डीजल का प्राइस डायरेक्टली कनेक्टेड हो। लेकिन हाँ, इंडिया में क्या होता है कि पॉलिटिकल इश्यूज बहुत होते हैं। अभी जैसे रिसेंटली दाम बढ़ रहे थे तो पॉलिटिकली हम लोग देख रहे थे कि कितनी चर्चा हो रही थी। उसके कारण जब क्रूड $100 क्रॉस किया तब सरकार ने इन कंपनीज को दाम बढ़ाना नहीं अलाउ किया। आप जो अंडर रिकवरी की बात कर रहे थे, करीबन पेट्रोल में ₹15 का अंडर रिकवरी था जब क्रूड $100 था, आई मीन $100 था, और डीजल में करीबन ₹9 ₹10 अंडर रिकवरी था। अब ये अंडर रिकवरी डेफिनेटली कम हुई है और इनफैक्ट ऑलमोस्ट वो लोग रिकवरी करने लग गए। लेकिन क्योंकि पहले अंडर रिकवरी था, अब सरकार चाह रही है कि ये कंपनीज जो भी लॉस किया वो वापस रिकवरी करते रहे। तो क्रूड अगर मतलब इंडिया के लिए आइडियल सिचुएशन है कि 65 और 70 के बीच में अगर क्रूड रहे तो इंडिया के लिए बहुत बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एक और मेरा ये मानना है कि आप आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बिजनेस के लिए मत लीजिए। लॉन्गर टर्म में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इन सब स्टेशंस पे आपको पूरा ईवी चार्जिंग स्टेशंस और बिजनेस पूरा का पूरा डाइवर्सिफाई होगा। अगले 10-15 साल में ये पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन होने वाला है। और बीपीसीएल का डाइवर्समेंट भी इसी कारण थम गया था, क्योंकि ये दाम नहीं बढ़ने दिया गवर्नमेंट ने। तो लॉन्गर टर्म में बीपीसीएल में मैं पॉजिटिव हूँ। और जैसे ही अगर क्रूड डाउन आता है, नीचे आता है, तो मेरे हिसाब से इसका डाइवर्समेंट भी होगा। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। और आपने मतलब सेगमेंट ऐसे में घुसे हो कि जहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज रहेंगे तो वो तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बीपीसीएल को लेकर विवेक का
ये व्यू विवेक और रुचित आपको आज शुक्रिया कहेंगे, थोड़ी सी वक्त की कमी है, फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन बाजार में देखिए, अगर हम बीएसई के अगर हम कंट्रीब्यूटर्स पे ख़ास तौर से अगर हम सेंसेस पर नज़र डालेंगे तो 30 में से सिर्फ 2 शेयर ऐसे हैं जो आज लाल निशान में है, बाकी के सभी शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स आज बाजार को लीड कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने Q2 के अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं नतीजों से पहले, और आज बहुत ही स्ट्रांग बाइंग आई है क्योंकि आंकड़े अच्छे हैं, लोन ग्रोथ के या फिर डिपॉजिट्स के, एडवांसेस के अच्छे आंकड़े निकल के आए हैं फाइनेंस कंपनीज की तरफ से। इसके अलावा IT में भी रौनक है। TCS आप देखिए 2.5% ऊपर है। L&T हमने देखा था थोड़ा ऊपर से प्रेशर इसमें आया था, लेकिन आज वो प्रेशर फिर से रिलीज हो रहा है और अब 3% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और आज SBI के स्टॉक पे भी अच्छी बाइंग हो रही है, 2.5% की मजबूती वहां पर है, 532 रुपए का भाव।